L-47 हिंदी अध्याय 461 बाहरी शत्रुओं द्वारा आक्रमण। यान फेई को सोने की ईंट में पोजीशन लोकेटर मिला और उसे पता चल गया कि उसे किसी भी समय संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले संकट का एहसास था, फिर भी वह पहले जितना चिंतित नहीं था। ताकत में आई तेजी ने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास दिया। उसने उन पोजीशन लोकेटरों की परवाह करना छोड़ दिया और विशाल ड्रोन को धीरे धीरे नीचे उतारा, जो समुद्री द्वीप से 10 सेंटीमीटर ऊपर मंडरा रहा था। यान फेई ने ऊंची छलांग लगाई, ड्रोन का कॉकपिट का दरवाजा समय पर खुल गया और वह हवा में ही कॉकपिट में दाखिल हो गया और आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया जो अब काफी बड़ी हो गई थी। उसने कॉकपिट के दरवाजे को बंद करने का नियंत्रण किया। फिर उसने ड्रोन को धीरे धीरे ऊपर जाने दिया और आसमान में ड्रोन की विभिन्न क्षमताओं का परीक्षण शुरू किया। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन तेजी से आगे की ओर उड़ा, फिर लगातार अपनी उड़ान की ऊंचाई बढ़ाता गया। सिर्फ 1 मिनट में ड्रोन 25,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये पहली बार था जब ड्रोन बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में उड़ गया और रडार की स्टील्थ क्षमता के साथ उसे अब रडार द्वारा लॉक होने का डर नहीं रहा और वह आखिरकार आजादी से उड़ सका। ड्रोन अवतार स्वयं यान फेई था, इसलिए ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन का मतलब था कि यान फेई भी ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले वह जमीन के पास कम ऊंचाई पर ही चुपके से उड़ पाता था और हमेशा निराश महसूस करता था। अब जब वह आजादी से उड़ सकता था तो उसे तुरंत उड़ने का रोमांच महसूस हुआ। हालांकि ड्रोन के बाहर बहुत ठंड थी और हवा पतली थी, फिर भी यान फेई को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने मन को ऊंचा उठने दिया, स्वर्ग और धरती की विशालता और भविष्य की असीम संभावनाओं को महसूस किया। एक और अपग्रेड के बाद ड्रोन की संरचनात्मक मजबूती और भी बढ़ गई। इस प्रकार अब बहुत बड़ा होने के बावजूद ये बिना किसी दबाव के संरचना के ढहने के डर के कई अत्यधिक भार और अत्यधिक चुस्त युद्धाभ्यास कर सकता था। कुछ मायनों में लेवल 5 ड्रोन लेवल 4 ड्रोन से भी ज्यादा लचीला था। अंधेरी रात के आसमान में ड्रोन मानो जिंदा हो, यान फेई की इच्छानुसार तेजी से ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा था, उसकी बाह के विस्तार की तरह तेज और धीमा ऊपर नीचे हो रहा था। यान फेई की समझ में वह ड्रोन के जरिए बाहर का देख सकता था, जिससे उसे 360 डिग्री का अबाधित दृश्य मिल रहा था। ड्रोन तेज गति से उड़ान भर रहा था और उसके शक्तिशाली 360 डिग्री अबाधित दृश्य की बदौलत यान फेई अपनी ओर हो रहे हमलों को तुरंत भांप सकता था और फिर ड्रोन को नियंत्रित करके उनसे बच सकता था या पलटवार कर सकता था। कम रोशनी में भी वह ड्रोन के जरिए नंगी आंखों से दिखाई न देने वाली कई चीजें देख सकता था। और सामान्य परिस्थितियों में अगर ड्रोन 50,000 मीटर की ऊंचाई पर भी होता तो यान फेई ड्रोन के जरिए जमीन पर पड़े अखबार पर छपी बारीकियां साफ देख सकता था। इस अपग्रेड ने ड्रोन की न सिर्फ दृष्टि को बेहतर बनाया बल्कि उसकी श्रवण क्षमता को भी। आमतौर पर 4 किलोमीटर के दायरे में होने वाली आवाजों को ड्रोन सुन सकता था और विश्लेषण व शोध के लिए एकत्र कर सकता था। इन दोनों क्षमताओं में व्यापक वृद्धि के साथ ड्रोन ज्यादा दूर और स्पष्ट देख सकता था और ज्यादा दूर और स्पष्ट सुन सकता था। 2000 किलोमीटर तक की पहचान दूरी वाले क्वांटम रडार के साथ ड्रोन में सचमुच पौराणिक दूरदर्शिता और गुप्तचर क्षमता जैसी अद्भुत क्षमताएं थीं। बुनियादी परीक्षण पूरे करने के बाद ड्रोन मुड़ा और मिस्टी द्वीप के पश्चिमी भाग की ओर उड़ गया। ये पूरी उड़ान भरता रहा, 25,000 मीटर की ऊंचाई और ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज उड़ान की स्थिति बनाए रखी। हालांकि इस अपग्रेड ने ड्रोन की ऊंचाई और गति को थोड़ा कम कर दिया था। यान फेई ने पाया कि ड्रोन की नियंत्रण क्षमता में सुधार हुआ है। यह ज्यादा लचीला हो गया है और उतना भद्दा नहीं है जितना कि इसके विशाल आकार से लगता है। 25,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन को कभी भी रडार तरंगों द्वारा लॉक होने का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि ड्रोन की गुप्त क्षमता वाकई अद्भुत थी। अगर वह खुलेआम ऊंचाई पर भी उड़ता तो भी कोई उसका पता नहीं लगा सकता था। अब से जब भी यान फेई ड्रोन को नियंत्रित करता, उसे रडार से बचने के लिए चक्कर लगाने और समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्नत ड्रोन रडार न केवल गुप्त था बल्कि उसका हल्का भूरा रंग भी कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता था। अत्यंत अनुकूल मौसम की स्थिति में और अवलोकन के लिए सटीक ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करने पर भी ड्रोन की उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल था। घनी अंधेरी रात में ड्रोन का पता लगाना और भी असंभव था। उड़ान के दौरान यान फेई ड्रोन की विभिन्न उड़ान क्षमताओं का परीक्षण करता रहा और उसके प्रदर्शन से पूरी तरह परिचित होने का प्रयास करता रहा। तभी वह युद्ध में ड्रोन की युद्धक शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सका।
30 मिनट बाद ड्रोन सावधानी से जापान के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ा और जापान के रडार सिस्टम ने ड्रोन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यान फेई आश्वस्त हुआ और उसने ड्रोन को टोक्यो के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया, फिर भी उसे नीचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बस उसी पल यान फेई को पूरी तरह से राहत मिली, उसके ड्रोन में सचमुच रडार की नजरों से बच निकलने की क्षमता थी। अब से दुनिया में उसके लिए कोई वर्जित क्षेत्र नहीं था और दुनिया की कोई भी जगह उसके लिए आंगन थी। वो जहां चाहे जा सकता था, अपनी मर्जी से आ जा सकता था, उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता था। गर्व महसूस करते हुए यान फेई ने ड्रोन को पश्चिम की ओर नियंत्रित करना जारी रखा और रडार प्रणालियों की पकड़ में आए बिना जापान के पूरे हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। जापान के हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद यान फेई ने ड्रोन की क्वांटम रडार की पहचान क्षमता का परीक्षण शुरू किया। यान फेई ने अधिकतम पहचान दूरी पर और आसपास के अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में उच्च शक्ति स्कैन के लिए क्वांटम रडार को सक्रिय किया। 5 सेकंड बाद स्कैन पूरा हो गया और यान फेई ने तुरंत क्वांटम रडार बंद कर दिया, लेकिन पाया कि ड्रोन की ऊर्जा 1 लाख पॉइंट्स तक खर्च हो चुकी थी। इस भारी खपत ने यान फेई को चौंका दिया। इस दर पर 1 करोड़ ऊर्जा पॉइंट्स ड्रोन को केवल 500 सेकंड के लिए ही अधिकतम शक्ति पर स्कैन करने की अनुमति दे सकते थे। हालांकि क्वांटम रडार स्कैन में काफी ऊर्जा खर्च हुई, फिर भी परिणाम महत्वपूर्ण थे। क्वांटम रडार के स्कैन से ड्रोन के केंद्र में स्थित 2000 किलोमीटर के दायरे में, समुद्र के नीचे 2000 मीटर और पृथ्वी की सतह से 100 मीटर नीचे सब कुछ सहायक मस्तिष्क में दिखाई दिया। जैसे ही यान फेई ने इस डेटा को देखा, वह इस विशाल अंतरिक्ष की स्थितियों को अपनी उंगलियों पर समझ सका, जिससे आसपास के क्षेत्र की उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद यान फेई ने क्वांटम रडार की वाईफाई से कनेक्ट करने की क्षमता का परीक्षण किया। उन्होंने स्कैन रेंज को एक बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित कर दिया और 1500 किलोमीटर दूर शंघाई शहर के इलाके को स्कैन करना शुरू किया, जहां उन्हें बड़ी संख्या में वाईफाई सिग्नल मिले। ऑक्सिलरी ब्रेन पहले केवल असुरक्षित वाईफाई से ही कनेक्ट हो सकता था और सुरक्षित वाईफाई के सामने शक्तिहीन था। हालांकि उन्नत ऑक्सिलरी ब्रेन के साथ इसकी गणना क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब वाईफाई सुरक्षित होने पर भी ये कम से कम समय में पासवर्ड डिक्रिप्ट कर सकता है और इस वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। सहायक मस्तिष्क की इस नई क्षमता की खोज के बाद यान फेई को अचानक शंघाई शहर में दूरसंचार संकेतों की खोज करने का विचार आया और उन्होंने पाया कि आकाश उनसे भरा हुआ है। उन्होंने सहायक मस्तिष्क का उपयोग करके एक दूरसंचार संकेत से संपर्क किया और पाया कि इन संकेतों को भी सहायक मस्तिष्क द्वारा जोड़ा जा सकता है। हालांकि दूरसंचार संकेतों को डिक्रिप्ट करने में वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने से कहीं ज्यादा समय लगता था। इसका मतलब ये था कि भविष्य में जब तक दूरसंचार सिग्नल उपलब्ध रहेगा, ड्रोन इंटरनेट से जुड़ सकेगा, जिससे सिग्नल की कमी और कुछ जानकारी न मिलने के कारण यान फेई को होने वाली परेशानी का प्रभावी समाधान हो सकेगा। यान फेई एक डिक्रिप्टेड टेलीकॉम सिग्नल के जरिए नेटवर्क वर्ल्ड से जुड़ा और सबसे पहले उसने एक गुप्त मेलबॉक्स खोला। ये गुप्त मेलबॉक्स यान फेई ने खास तौर पर कई खास ईमेल प्राप्त करने के लिए बनाया था। गुआम में किट्टी और सीन के लिए उसने जो ईमेल पता छोड़ा था, वही अब उसके हाथ में था। जैसे ही यान फेई ने यह मेलबॉक्स खोला, उसे एक नया ईमेल मिला जिसकी विषय पंक्ति में आपातकाल लिखा था, जो बस 1 मिनट पहले ही भेजा गया था। उसका दिल तेजी से धड़का और उसने जल्दी से ईमेल खोला तो पाया कि उसमें सब कुछ अस्पष्ट था। उसने ईमेल की सामग्री को ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में इंपोर्ट कर दिया। ऑक्सिलरी ब्रेन की शक्तिशाली डिक्रिप्शन क्षमताओं के तहत ईमेल के जटिल कोड जल्दी से डिक्रिप्ट हो गए। पत्र की सामग्री बहुत छोटी थी, जिसमें केवल एक वाक्य था, बॉस, ड्रीम टावर में एक शक्तिशाली दुश्मन प्रकट हुआ है, ल्यू पिन का जीवन बहुत खतरे में हो सकता है, कृपया जल्दी लौट आएं। नी सैन फेग। यान फेई हैरान रह गया। ये गुप्त मेलबॉक्स एक आपातकालीन संपर्क माध्यम था जो नी सानफेन के लिए खास तौर पर तब छोड़ा गया था जब यान फेई ड्रीम टावर से बाहर होता था। आज यान फेई ड्रोन के अपग्रेड के काम के बाद कंपनी से निकला था और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। ड्रीम टावर में एक बड़ा बदलाव हो रहा था और नी सानफेन यान फेई से संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस गुप्त मेलबॉक्स के जरिए संदेश छोड़ना ही एकमात्र विकल्प था। नी सानफेन के संदेश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रीम टावर की स्थिति बहुत गंभीर रही होगी। नी सानफेन खुद भी सुरक्षा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे और उन्हें सुरक्षा का भरपूर अनुभव था। उन्होंने स्थिति को इतना गंभीर बताया, इसका मतलब था कि हालात वाकई बहुत गंभीर थे, खासकर जब उन्होंने संदेश में आपातकाल शब्द भी शामिल किया था। ईमेल पढ़ने के बाद यान फेई चिंतित हो गया और उसने तुरंत ड्रोन की गति बढ़ा दी,
और शंघाई की ओर दौड़ पड़ा, इस उम्मीद में कि स्थिति बिगड़ने से पहले वापस लौट आएगा। शंघाई, चीन में, रात्रि 11 बजे, ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय भवन। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी के ज्यादातर कर्मचारी पहले ही ऑफिस से निकल चुके थे। हालांकि कंपनी की मैनेजर लू पिनपिंग अभी तक ऑफिस से नहीं निकली थी और अपने ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। हाल ही में वैश्विक बाजार में कंपनी के उत्पादों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिससे उत्पादन, परिवहन और अन्य संबंधित कार्य अपनी सीमा तक पहुंच गए थे और थोड़ी सी भी चूक समस्याएं पैदा कर सकती थी। इसलिए लू पिनपिन को यह सुनिश्चित करना था कि सभी विभागों की समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि कुल बिक्री पर कोई असर न पड़े। कंपनी के काम निपटाने के बाद लू पिनपिन को थकान महसूस हुई। उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच किया, जिससे उसके शरीर के ऊपरी हिस्से के आकर्षक उभार दिखाई देने लगे। फिर उसने अपनी मेज पर रखा आईना उठाया और ध्यान से अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए उसे चिंता हुई जब उसे लगा कि उसे एक झुर्री दिखाई दे रही है। जब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ बालों का एक गुच्छा है, तो उसने राहत की सांस ली। आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखकर वह बेचैनी से आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। वह उठी, खिड़की के पास गई और बाहर शंघाई की नियॉन लाइटों को एकटक देखने लगी। तभी लू पिनपिन ने अचानक इमारत को जोर से हिलते हुए महसूस किया। उसके बाद नीचे से एक तेज आवाज आए और फिर ड्रीम टावर की लाइटें पूरी तरह बुझ गईं। घबराकर लू पिनपिन ने झट से डेस्क पकड़ ली ताकि तेज झटकों में खुद को गिरने से बचा सके। पिनपिन को पहले लगा कि शंघाई में भूकंप आ गया है, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि शहर में अभी भी बत्तियां जल रही थीं और ड्रीम टावर के बगल वाली एक इमारत भी जगमगा रही थी। बिजली गुल नहीं हुई थी। इसके अलावा सड़कों पर लोग शांत और संयमित थे, भूकंप के साथ होने वाली घबराहट के बिना। freewebnovel.com। लू पिनपिन उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर वो तेज आवाज क्या थी। ड्रीम टावर इतनी जोर से क्यों हिल रहा था और सिर्फ ड्रीम टावर की ही बिजली क्यों गुल हुई थी। ड्रीम टावर का अपना बैकअप पावर सप्लाई सिस्टम है, जो शहर भर में बिजली गुल होने पर टावर को चालू रखने के लिए काम करता है। इसलिए मौजूदा स्थिति बहुत अजीब थी। शहर में बिजली गुल नहीं हुई थी, फिर भी ड्रीम टावर की बिजली गुल हो गई थी और बैकअप सिस्टम चालू नहीं हुआ था। तभी लू पिनपिन ने ड्रीम टावर की तलहटी में देखा, ये जानने के लिए कि नीचे क्या हुआ था। तभी उसने एक अजीब आदमी को इमारत की दीवार पर चढ़ते देखा, जो बगल वाली इमारत की नियॉन लाइटों से जगमगा रही थी। दूरी की वजह से लू पिनपिन उस व्यक्ति के चेहरे मोहरे को पहचान नहीं पाई, लेकिन वह देख सकती थी कि वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चढ़ रहा था। एक ही छलांग में वह पर्वतारोही 10 मीटर से भी ज्यादा ऊपर छलांग लगा सकता था, लगभग किसी फिल्म के स्पाइडरमैन की तरह। कुछ ही देर में वह व्यक्ति 200 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई चढ़ गया था। इस अजीब व्यक्ति को देखते ही लू पिनपिन को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से ऑफिस का फोन उठाया और सुरक्षा विभाग को फोन करके पता लगाने की सोची। उसे हैरानी हुई जब उसे व्यस्त स्वर मिला। उसने कई बार बटन दबाया, लेकिन उसे बस वही व्यस्त सिग्नल सुनाई दिया, स्पष्ट प्रमाण की लैंडलाइन काम नहीं कर रही थी। इतनी ही देर में दीवार पर बनी आकृति 43वीं मंजिल पर लू पिनपिन के कार्यालय की खिड़की के बाहर पहुंच गई। मानो उस घुसपैठिए में अंधेरे में देखने की क्षमता थी, क्योंकि बाहरी शीशे से उसने लू पिनपिन का हैरान चेहरा देखा। उसने एक ही मुक्का खिड़की पर मारा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और बेहद मजबूत बुलेटप्रूफ शीशा पल भर में टूट गया। बिखरते हुए टुकड़ों के बीच वह व्यक्ति लू पिनपिन के कार्यालय में कूद गया। जैसे ही लू पिनपिन ने देखा कि वह व्यक्ति खिड़की पर वार करने वाला है, उसने सहज ही अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। लेकिन वह बहुत धीमी थी। घुसपैठिए ने तेजी से खिड़की तोड़ दी, जिससे कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए, जिनमें से एक लू पिनपिन के चेहरे पर लगा। वह तुरंत खून से लथपथ हो गई और बहुत ही भयानक लग रही थी। लू पिनपिन के ऑफिस में घुसपैठिया एक अजीबोगरीब कपड़े पहने आदमी था। उसकी वेशभूषा लगभग किसी फिल्मी निंजा जैसी थी। कमरे में घुसते ही यह काले कपड़े पहने निंजा घायल लू पिनपिन को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। तभी कमरे के बाहर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी और ऑफिस का दरवाजा अचानक उड़ गया। एक विशालकाय आकृति अंदर घुसी और काले कपड़े पहने निंजा के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। निंजा ने खतरे को भांप लिया और तुरंत लू पिनपिन को छोड़कर घूमकर उस दानव के चेहरे पर अपनी मुक्का तान दी। लेकिन दानव ने अपनी मुक्का घुमा ली और दोनों मुट्ठियां टकराने लगीं और केंद्र से ऊर्जा का एक तेज उछाल निकला। इस झटके से कमरे में मौजूद चीजें उड़कर चकनाचूर हो गईं। प्रहार के बाद दोनों पक्ष पीछे हट गए।
हालांकि निंजा और पीछे हट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ताकत के मामले में थोड़ा नुकसान में था, जबकि विशालकाय व्यक्ति ने खुद को स्थिर करने से पहले केवल एक कदम पीछे हटना चाहा। तभी लू पिनपिन को एहसास हुआ कि दरवाजा तोड़कर घुसने वाला विशालकाय कोई और नहीं बल्कि कंपनी की सुरक्षा में तैनात नी सानफेक था। एक साधारण इंसान होने के नाते वह नी सानफेक की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, लेकिन यानफेई से जानती थी कि वह बेहद दुर्जय है। नी सानफेक को अपनी ताकत दिखाने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि कंपनी को शायद ही कभी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फिर भी आज उसने अपनी पहली ही कार्रवाई में अपनी भयानक ताकत दिखा दी। नी सानफेग एक कदम पीछे हटे और फिर तेजी से आगे बढ़े, लू पिनपिन को अपने पीछे ढालते हुए। उन्होंने काले कपड़े पहने निंजा से सावधानी से बचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर लू, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। ड्रीम टावर का क्या हुआ, यह न जानते हुए भी लू पिनपिन ने आज्ञा मानी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। एक साधारण इंसान होने के नाते वहां रुकना बेकार होता और शायद नी सानफेग को भी परेशानी होती। उसके जाने के बाद उसे अपने पीछे ऑफिस से भयंकर लड़ाई की आवाजें आती सुनाई दी। जब लू पिनपिन को खतरा हुआ तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यान फेई को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालना था, लेकिन उसे पता चला कि सिग्नल नहीं था। उसे याद आया कि संचार सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए यान फेई ने ड्रीम टावर के ऊपर एक सिग्नल टावर लगाया था, इसलिए ड्रीम टावर में हमेशा सबसे तेज फोन सिग्नल आते थे और कभी भी सिग्नल की समस्या नहीं होती थी। इससे उसे विश्वास हो गया कि पहले तेज आवाज और उसके बाद बिजली गुल होने का कारण ड्रीम टावर में बिजली और मोबाइल सिग्नल की कमी के लिए भी जिम्मेदार था। ये समझते ही लू पिनपिन तुरंत ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ी। आज रात एक बाहरी दुश्मन ने हमला किया था और हालांकि वह जानती थी कि यान फेई बहुत शक्तिशाली है, उसे यकीन नहीं था कि वह हमलावर को संभाल पाएगा, इसलिए उसकी सहज इच्छा यान फेई के पास पहुंचने की थी। लू पिनपिन का चेहरा जख्मी था, खून से लथपथ और पूरी तरह विकृत, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरा भी दर्द न हो। उसका मन यान फेई पर केंद्रित था। यान फेई के सुरक्षित होने का एहसास होने पर ही उसे चैन मिल सकता था। ड्रीम टावर जमीन से ऊपर 45 मंजिलें थीं, जिनमें से पहली से 43वीं मंजिलें ड्रीम टेक्नोलॉजी के विभिन्न विभागों के लिए कार्यालय और रसद सहायता के रूप में काम करती थीं। 44वीं मंजिल यान फेई के निजी गोदाम के रूप में काम करती थी और टावर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी 45वीं मंजिल यानफेई का घर था। यानफेई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 43वीं और 44वीं मंजिलों के बीच की जगह पूरी तरह से सील कर दी गई थी। यहां तक कि लिफ्ट भी वहां नहीं जा सकती थी और ऊपरी और निचले हिस्सों को सिर्फ एक दरवाजा ही अलग करता था। इस दरवाजे से अंदर जाने के लिए न सिर्फ पासवर्ड की जरूरत थी, बल्कि चेहरे की पहचान भी जरूरी थी और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से अधिकृत लोग ही अंदर जा सकते थे। यानफी के महत्वपूर्ण निवेश की बदौलत ड्रीम टावर के बिजली आपूर्ति उपकरण बेहद उन्नत थे। अगर बाहरी बिजली काट दी जाती या जानबूझकर काट दी जाती तो भी इमारत की बैकअप बिजली तुरंत चालू हो जाती, और अगर बैकअप बिजली भी बंद हो जाती तो ड्रीम टावर के कुछ हिस्सों में स्वतंत्र बिजली स्रोत थे। ये स्रोत इमारत के सुरक्षा उपकरणों के संचालन को बनाए रखते थे, जिससे ड्रीम टावर की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी, और 43वीं और 44वीं मंजिल तक जाने वाले दरवाजे इसी स्वतंत्र बिजली आपूर्ति से नियंत्रित होते थे। लू पिनपिन पर हमला हुआ था और वह घायल हो गई थी, लेकिन उसे यानफी की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई, जल्दी से पासवर्ड डाला और सुरक्षा प्रणाली के चेहरे की पहचान के बाद दरवाजा खुल गया। लू पिनपिन दरवाजे से अंदर गई और जल्दी से उसे फिर से बंद कर दिया। आज काम के बाद यानफेई ऊपरी मंजिल पर अपने घर लौट आया था और तब से लू पिनपिन से उसका कोई संपर्क नहीं था, न ही लू पिनपिन ने उसे देखा था। आक्रमण की तैयारी के बीच और यानफेई का कोई सुराग न मिलने के कारण लू पिनपिन उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था और जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। लू पिनपिन 45वीं मंजिल पर दौड़ी, उसका खून लगातार जमीन पर बह रहा था, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया। उसने यानफेई को उसके कमरे के बाहर खुले मैदान में नहीं देखा और कमरे में भी घना अंधेरा था। इससे लू पिनपिन घबरा गई, इसलिए उसने कमरे की ओर दौड़ते हुए यानफेई का नाम पुकारा। तभी एक और व्यक्ति ड्रीम टावर की दीवार पर चढ़ गया, जो एक अदम्य शक्ति का प्रतीक था। एक बार में 10 मीटर से भी ज्यादा छलांग लगा रहा था। वह इमारत के दूसरी तरफ से 45वीं मंजिल पर चढ़ा, दीवार पर लगी सुरक्षा धातु की रेलिंग को एक हाथ से पकड़े हुए और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान लिए लू पिनपिन को पकड़ने के लिए पलटा। अचानक जिस रेलिंग को वह पकड़े हुए था उस पर नीली रोशनी कौंधी और अचानक उसमें से बिजली का एक तेज करंट दौड़ गया।
अचानक वह अचंभित होकर उच्च वोल्टेज बिजली की चपेट में आ गया, उसका शरीर अकड़ गया, उसकी पकड़ कमजोर हो गई और वह अब अपना वजन नहीं संभाल पा रहा था। उसका हाथ फिसल गया और वह आसमान से नीचे गिर। यह आदमी वाकई एक महारथी था जिसने हवा में ही कुछ गतिशीलता हासिल कर ली थी। हालांकि उसकी क्षमताएं पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थीं और बिना किसी सहारे के वह बहुत तेजी से गिरते हुए 200 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई से नीचे ठोस कंक्रीट पर जोर से गिरा और एक निराशाजनक मौत मर गया। यह नी सैनफैंग द्वारा ड्रीम टावर के लिए किए गए सुरक्षा उपायों में से एक था। 45वीं मंजिल के बाहर लगी धातु की रेलिंग एक उच्च वोल्टेज विद्युत नेटवर्क से जुड़ी हुई थी जो आमतौर पर बंद रहता था। लेकिन जैसे ही किसी बाहरी घुसपैठिए का पता चलता और ड्रीम टावर संकट की स्थिति में होता, नेटवर्क सक्रिय हो जाता। 45वीं मंजिल पर चढ़े सुपर एक्सपर्ट लू पिनपिन को देखकर खुशी से झूम उठे। ये सोचकर कि उन्होंने ड्रीम टावर के सभी विद्युत स्रोत नष्ट कर दिए हैं, वह इस छिपे हुए जाल का पता लगाने में नाकाम रहे और उच्च वोल्टेज नेटवर्क की चपेट में आकर बिजली का झटका खाकर उनकी निराशाजनक मौत हो गई। नेटवर्क आमतौर पर बाहरी बिजली आपूर्ति से संचालित होता था, इसलिए यह हर समय उच्च वोल्टेज स्थिति बनाए रख सकता था। बिजली गुल होने की स्थिति में यह स्वचालित रूप से बैकअप पावर पर स्विच हो जाता था। बैकअप पावर के साथ उच्च वोल्टेज नेटवर्क में अभी भी पर्याप्त सुरक्षा क्षमताएं मौजूद थीं। हालांकि अगर बाहरी और बैकअप दोनों बिजली स्रोतों में तोड़फोड़ की जाती तो ये केवल स्वतंत्र आपूर्ति से ही बिजली ले सकता था। हालांकि इससे ये सुनिश्चित हो गया कि नेटवर्क अभी भी आश्चर्यजनक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन यह इस कार्य को अनिश्चित काल तक बनाए नहीं रख सकता था। एक ही झटके के बाद स्वतंत्र बिजली आपूर्ति की अधिकांश ऊर्जा खर्च हो जाती थी और यह अप्रभावी हो जाती थी। अभी अभी जो हुआ था उससे अनजान लू पिनपिन यान फेई के कमरे में दौड़ी, लेकिन पाया कि यान फेई वहां था ही नहीं। उसे नहीं पता था कि यान फेई शंघाई छोड़ चुका है और उसे डर था कि कहीं उसका कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, इसलिए वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कंपनी के मामलों को संभालने में वह शांत और एक दबंग सीईओ थी, लेकिन इस संभावना के साथ कि यान फेई मुसीबत में पड़ सकता है, उसने अपना असली रूप दिखा दिया, एक औरत का कमजोर पक्ष दिखाते हुए। शुरुआती झटके के बाद लू पिनपिन ने तुरंत किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा। हालांकि उसके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं था और लैंडलाइन भी खराब थी, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। तभी उसे याद आया कि नी सानफेग ने यान फेई के कमरे में एक खास फोन लगाया है जिसमें सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और जिससे बिना किसी रुकावट के कभी भी कोई भी नंबर डायल किया जा सकता है। लू पिनपिन यान फेई के अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई और उसे कमरे के अंदर लाल रंग का फोन मिला। फोन उठाते ही उसे डायल टोन सुनाई दी। उसने जल्दी से यान फेई का मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन संदेश आया कि उसका फोन बंद है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर अचानक किसी और का ख्याल आया और उसका नंबर डायल करने लगी। नीचे के कमरे में नी सानफेंग और काले कपड़े वाले आदमी के बीच जिंदगी और मौत की जंग छिड़ गई। नी सानफेंग एक जन्मजात विशेषज्ञ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से काले कपड़े वाला निंजा भी एक जन्मजात विशेषज्ञ था। निंजा में नी सानफेंग जितनी ताकत नहीं थी, लेकिन कौशल और अप्रत्याशितता में वह उससे कहीं ज्यादा था, जिससे उसके हमलों का बचाव करना बेहद मुश्किल हो गया था। हालांकि नी सानफेंग की तकनीक थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी असीम शक्ति और स्थायी युद्ध क्षमता के कारण कुछ समय के लिए दोनों एक गतिरोध में फंस गए और किसी को भी बढ़त नहीं मिली। नी सानफेंग के सुविचारित मार्गदर्शन में युद्ध का मैदान धीरे धीरे बदल गया। जब तक वे बाहर गलियारे में पहुंचे, अचानक उनके ऊपर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और एक लाल लेजर किरण निकली जो निंजा के कंधे को भेदती हुई निकली। अचानक निंजा घबराकर गुर्राया, अपने घाव को पकड़े रहा और नी सानफेग ने उसे एक के बाद एक कई वार किए। लाल लेजर एक लेजर हथियार निकला जिसे नी सैनफेग ने 43वीं मंजिल पर स्थापित किया था। उन्होंने ड्रीम टावर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष चैनलों के जरिए भारी कीमत पर यह लेजर हथियार खरीदा था। बाहरी बिजली आपूर्ति और बैकअप पावर के विफल होने के बाद लेजर हथियार और उच्च वोल्टेज विद्युत नेटवर्क को एक स्वतंत्र बिजली आपूर्ति से संचालित किया गया। नी सानफेंग की योजना के अनुसार निंजा को यहां तक पहुंचाने के बाद उसके आदमी लेजर हथियार चलाकर निंजा को 2 टुकड़ों में काट देंगे। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 45वीं मंजिल पर लगा उच्च वोल्टेज विद्युत नेटवर्क भी स्वतंत्र आपूर्ति से बिजली ले रहा था, जिससे अत्यधिक खपत हो रही थी। लेजर हथियार ने एक ही वार में स्वतंत्र आपूर्ति की सारी बिजली खत्म कर दी, जिससे वह दोबारा फायर करने में असमर्थ हो गया, जिससे निंजा बाल बाल बच गया। जैसे ही नी सानफेंग निंजा पर जानलेवा वार करने ही वाला था,
उसने अचानक खिड़की से बाहर एक आकृति को ऊपर की ओर जाते देखा जो सीधे 45वीं मंजिल की ओर जा रही थी। तभी ऊपर से लू पिनपिन की चीख सुनाई दी। लू पिनपिन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नी सानफेंग ने तुरंत निंजा को बचा लिया और खिड़की से बाहर कूदकर ड्रीम टॉवर के बाहरी हिस्से को तेजी से ऊपर की ओर चढ़ा लिया। निंजा बाल बाल बचकर नी सानफेंग के पीछे पीछे चल पड़ा। जब नी सानफेंग 45वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने लू पिनपिन को एक काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी की गिरफ्त में देखा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, गतिहीन, उसकी हालत अज्ञात थी। freewebnovel.com। नी सानफेंग को उस नकाबपोश आदमी की शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति भी एक इनेट एक्सपर्ट है और इनेट पीक का एक सुपर एक्सपर्ट भी। हो सकता है कि वह उसका मुकाबला न कर पाए। फिर भी नी सानफेंग उस आदमी की पहचान और उसने लू पिनपिन का अपहरण क्यों किया, इस बारे में सोच रहा था। ये जानते हुए कि वह नकाबपोश आदमी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और लू पिनपिन की सुरक्षा दांव पर थी, नी सानफेंग ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। तभी निंजा पीछे से आ धमका। नकाबपोश आदमी के साथ मिलकर नी सानफेंग को घेर लिया। ये दर्शाता है कि वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे। नी सानफेंग को परेशानी का आभास हुआ और उन्होंने विनम्रता से पूछा, दोस्त, तुमने मिस्टर लू के साथ क्या किया है? काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी ने ठंडी हंसी, उसकी आवाज में उसकी जवानी झलक रही थी। उसने अंग्रेजी में कहा, चिंता मत करो, औरत को मैंने सिर्फ बेहोश किया है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। नी सानफेंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से अंग्रेजी में जवाब दिया, दोस्त, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने हमारी कंपनी के मिस्टर लू का अपहरण क्यों किया है? अगर आप पैसे के पीछे हैं तो जब तक आप मिस्टर लू को रिहा करते हैं, हमारे बॉस आपको जो भी चाहिए वो भुगतान करेंगे। नकाबपोश आदमी ने उपहास किया, लेकिन नी सानफेंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, यान फेई यहाँ क्यों नहीं है? वह कहाँ गया है? लगता है आप हमारे बॉस के लिए यहाँ आए हैं, नी सानफेंग ने जवाब दिया। लेकिन हमारे बॉस आज दोपहर काम के बाद बाहर गए थे और अब यहाँ नहीं है। मिस्टर लू एक महिला हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज उन्हें जाने दीजिए। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, नकाबपोश आदमी ने कहा। हम इस जगह पर लगातार नजर रखे हुए हैं, यान फेई की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और हमें उसके जाने का कोई संकेत नहीं मिला। वह यहाँ कैसे नहीं हो सकता? नी सानफेंग ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, हमारे बॉस का अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने और गायब होने का एक तरीका है, यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी उनका ठिकाना नहीं पता होता, इसलिए आपकी निगरानी में चूक समझ में आती है। नकाबपोश ने नी सानफेंग की जांच की, जो अपने विशाल आकार और सीधे सादे व्यवहार के बावजूद एक जबरदस्त जन्मजात विशेषज्ञ थे। नकाबपोश ने कहा, यान फेई जरूर आप जैसे विशेषज्ञ को अपने यहाँ काम करते देखकर प्रभावित होगा। लेकिन अगर यान फेई यहाँ नहीं है तो मैं लू पिनपिन को अपने साथ ले जाऊंगा। यान फेई को बताना याद रखना कि उसके पास हमें ढूंढने के लिए 3 दिन हैं, वरना उसे सुश्री लू के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। चिंतित नी सानफेंग ने समय रोकते हुए कहा, दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम यान फेई को क्यों ढूंढ रहे हो। क्या उसने किसी तरह से तुम्हें नाराज किया है? नकाबपोश आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, यान फेई ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि और भी लोगों को नाराज किया है। और समय की कमी मत समझना। मैं तुम्हें बता दूं कि कम से कम अगले आधे घंटे तक यहाँ कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरे लिए बात अलग है, हम सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। नकाबपोश आदमी की बात खत्म होते ही एक और काले कपड़े पहने आदमी ड्रीम टावर की दीवार पर कूद पड़ा। यह आदमी भी नकाबपोश था, जिससे उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था। हालांकि उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जाहिर है कि वह एक और शक्तिशाली इनेट एक्सपर्ट था। सानफेंग मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। काले कपड़े पहने नकाबपोश लोगों और निंजाओं का सामना करना तो उसके बस की बात नहीं थी, और अब एक और उतना ही भयानक रूप सामने आ गया था। अगर वे सब एक साथ हमला कर देते तो वह लू पिनपिन को बचा भी नहीं पाता, खुद को मार से बचाना तो दूर की बात है। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि यान फेई ने इतने सारे लोगों को नाराज क्यों किया, या वे उसके दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहे थे। कोई चारा न होने पर नी सानफेंग ने समय टालते हुए कहा, हमारे बॉस कम ही चर्चा में रहना पसंद करते हैं। उनके उत्पादों ने दुनिया भर के सौंदर्य प्रेमियों का रूप बदल दिया है। इसके अलावा वे एक परोपकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबों को बहुत दान दिया है। मैंने उन्हें कभी किसी को नाराज करते नहीं देखा। तो हो सकता है कि आपने उन्हें गलत समझा हो, क्या आपको नहीं लगता? काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने जवाब दिया, यान फेई लो प्रोफाइल है या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है,
लेकिन उसने हमारे कबीले के 2 प्रमुख सदस्यों की हत्या कर दी है और उनमें से एक से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चुरा ली है। हम पूरी जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उस पर गलत आरोप लगाऊंगा? निंजा, जिसके कंधे पर लेजर लगा था, ने भी अंग्रेजी में कहा, यान फेई ने हमारे कबीले के 2 लोगों को भी मार डाला है और सबूत निर्णायक हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे मुसीबत में डालने का अधिकार नहीं है? नी सानफेग को नहीं पता था कि यान फेई ने सचमुच किसी और के परिवार के सदस्यों को मार डाला है या नहीं। वह बस बात बदल सकता था। अगर तुम हमारे बॉस से बदला लेने आए हो तो तुमने लू पिनपिन का अपहरण क्यों किया? तुम्हें पता होना चाहिए कि लू पिनपिन का यान फेई से कोई लेना देना नहीं है। वे बस साधारण सहयोगी हैं। यान फेई ने उसे कंपनी के शेयर का 1% भी नहीं दिया है, इसलिए अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो भी तुम यान फेई का फायदा नहीं उठा पाओगे। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने व्यंग्य किया, तुम यान फेई के प्रति बहुत वफादार हो, हमेशा लू पिनपिन की छवि सुधारने की कोशिश करते हो। लेकिन तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? अगर हमने खोजबीन न की होती तो हम इस जगह को कैसे ढूंढ पाते? यान फेई और लू पिनपिन का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। लू पिनपिन को पकड़कर यान फेई जरूर सामने आ जाएगा। अब यान फेई और लू पिनपिन के रिश्ते को परखने का समय आ गया है। अगर वह समय सीमा के अंदर सक्रिय रूप से हमें ढूंढ लेता है तो वह लू पिनपिन को बचा सकता है, वरना हमें उसके साथ कुछ भी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें पता होना चाहिए, लू पिनपिन एक सेक्सी और खूबसूरत महिला है। मुझे यकीन है कि वह पुरुषों के बीच काफी लोकप्रिय होगी। कुछ असहाय महसूस करते हुए नी सानफेंग ने कहा, आप चाहते हैं कि हमारा बॉस आपको ढूंढने आए, लेकिन वह आपको ढूंढने कहाँ जाए? काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी उंगली हिलाए और एक कागज का गोला उड़ गया। नी सानफेग ने तेजी से उसे पकड़ लिया। कागज के गोले को खोलते ही उसने उस पर जगह के निर्देशांक लिखे देखे। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, ये निर्देशांक पूर्वी चीन सागर के प्रादेशिक जलक्षेत्र में एक स्थान के हैं। यदि यान फेई लू पिनपिन को बचाना चाहता है तो उसे अकेले ही इस स्थान पर आना होगा। यदि वह समय पर नहीं पहुंच पाया तो उसकी पत्नी को असहनीय अपमान सहना पड़ेगा और उसकी दुखद मृत्यु हो जाएगी। लू पिनपिन को नकाबपोश दुश्मन की गिरफ्त में देखकर नी सानफेग गुस्से से भर गया, लेकिन कोई भी अतिरिक्त कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने गलत अनुमान लगाया था। उसने सोचा था कि जो उपकरण उन्होंने हासिल किए हैं उनसे वे दुश्मन के हमलों को रोक सकते हैं। उसने हमलावरों के इतने पेशेवर होने का अंदाजा नहीं लगाया था। उन्होंने पहले ड्रीम टॉवर की बाहरी बिजली आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें काट दी, फिर सिग्नल अवरोधक से सभी संचार सिग्नल जाम करने से पहले बैकअप पावर को नष्ट कर दिया। आखिरी समय पर यान फेई को ईमेल करने की वजह से ही बाहरी दुनिया को पता चला कि ड्रीम टॉवर में कुछ हुआ है। ये लोग न सिर्फ पेशेवर थे, बल्कि उनमें अपार व्यक्तिगत शक्ति भी थी। जन्मजात क्षेत्र के महाविशेषज्ञ नी सानफेग उनसे निपट नहीं पाए। इसके अलावा उन्होंने लू पिनपिन का उसके सामने ही अपहरण कर लिया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा था कि ड्रीम टॉवर की सुरक्षा में उसकी व्यक्तिगत भागीदारी उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती थी। नी सानफेंग के गुस्से भरे चेहरे को देखकर काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति को उस पल पर गर्व हुआ। वह जोर से हंसा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, मुझे लगा था कि यान फेई कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अब तो वह तो बस एक तिनके का थैला है। अपनी औरत की रक्षा भी नहीं कर सका और उसे मेरे हाथों में पड़ने दिया। तभी घने काले आसमान में तेजी से घूमता हुआ एक काला बादल दिखाई दिया। वह तेजी से जमीन की ओर उतरा और पलक झपकते ही नकाबपोश आदमी के सिर के ऊपर मंडराने लगा। तभी ताय पर्वत के विशाल भार जैसी एक भयानक शक्ति ऊपर से नीचे की ओर आए। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति हंसते हुए ऊपर देख रहा था। तभी उसकी नजर तेजी से उतरते काले बादल पर पड़ी। स्तब्ध होकर उसे एहसास हुआ कि वह भयावह शक्ति से दबा हुआ है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ हल्का हो गया है। पहले से पकड़ा हुआ लू पिनपिन गायब हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि छत पर एक युवक प्रकट हुआ था और लू पिनपिन अब उस युवक की बाहों में थी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि यान फेई था, जो नी सानफेंग का ईमेल अलर्ट पाकर शंघाई वापस आ गया था। ड्रोन के रडार स्टील्थ फीचर की बदौलत वह उसे बिना किसी रुकावट के ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र में उड़ा पाया, जिससे उसे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और समय की बचत हुई। इसके अलावा नी सानफेंग ने समझदारी से कुछ समय खरीदा था, जिससे यान फेई उस महत्वपूर्ण क्षण में ड्रीम टॉवर पहुंच सका।
रात के आसमान में रहते हुए यान फेई ने ड्रोन की देखने और सुनने की क्षमताओं का इस्तेमाल किया और नीचे की हर चीज को देखा और सुना। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बीच से ही छलांग लगा दी, अपनी पीठ पर बंधी एक लंबी चादर के सहारे नीचे उतरने की गति को नियंत्रित किया और ड्रीम टॉवर की छत पर एक नाटकीय प्रवेश किया। जैसे ही वह उतरने ही वाला था, यान फेई ने एक ड्रोन अपग्रेड के भयानक विनाशकारी उतार चढ़ाव का अनुकरण किया, जिससे काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी जो लू पिनपिन को इतनी देर तक पकड़े रहा था कि उसे बचा ही लिया। यह अनुकरण ड्रोन द्वारा उत्सर्जित वास्तविक आतंक से कोसों दूर था, लेकिन यह उस व्यक्ति को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त था जिसने कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था जिससे वह लू पिनपिन को सफलतापूर्वक बचा सका। ड्रोन अपग्रेड के बाद यान फी ईश्वरीय स्तर का विशेषज्ञ बनने के लिए दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का उसका प्रयोग अन्य जन्मजात विशेषज्ञों से कहीं बेहतर था, जिससे उसे कुछ अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई। ड्रोन अपग्रेड के दौरान उत्सर्जित होने वाले भयानक उतार चढ़ावों का उसने एक बार प्रत्यक्ष रूप से सामना किया था, और हालांकि उन भयानक उतार चढ़ावों ने उसे समुद्र में कूदने पर मजबूर कर दिया था, फिर भी उसे उतार चढ़ावों के कुछ विवरण याद थे। काले मुखौटे पहने आदमियों का सामना करते हुए यान फेई ने अचानक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया और उन भयानक उतार चढ़ावों का अनुकरण किया। ये नकली उतार चढ़ाव असली उतार चढ़ावों से कहीं कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नकाबपोश आदमियों को, जिन्होंने पहले कभी ऐसे उतार चढ़ावों का अनुभव नहीं किया था, स्तब्ध कर दिया और उसने लू पिनपिन को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया। freewebnovel.com। शायद यान फेई की जानी पहचानी उपस्थिति का आभास पाकर बेहोशी की हालत में पहुंची लू पिनपिन अचानक जाग उठी। जब उसे एहसास हुआ कि वह यान फेई की बाहों में है, तो उसे अचानक सुरक्षा का एहसास हुआ। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया और उस नकाबपोश आदमी को देखा जिसने उसे बेहोश कर दिया था, तो वह तुरंत डर गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा यान फेई की छाती में छिपा लिया। लू पिनपिन का खून से सना चेहरा और उसकी कमजोर व लाचार सूरत देखकर यानफी का दिल पसीज गया। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, अब ठीक है पिनपिन, मैं अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। नी सानफेक समय की तलाश में बेतहाशा भटक रहे थे और आखिरकार जब यान फेई प्रकट हुए और लू पिनपिन को वापस ले गए, तो उन्होंने राहत की सांस ली। यान फेई की ताकत कहीं छिपी हुई थी और नी सानफेक भी उसकी शक्ति की सीमा का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। यान फेई मानो किसी देवता के अवतार, पराक्रमी और दुर्जेय रूप में आकाश से उतरे थे। हालांकि नी सानफेक जानते थे कि यान फेई ने किसी हवाई जहाज से ऊंची ऊंचाई पर पैराशूट से छलांग लगाई होगी और फिर अपने लिबादे के प्रतिरोध का इस्तेमाल करके सुरक्षित जमीन पर उतरा होगा, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सेना में रहते हुए उन्होंने भी ऐसे ही कारनामे किए थे। लेकिन यान फेई के लौटने के बाद नी सानफेन को तुरंत ही निश्चिंतता और सुरक्षा का एहसास हुआ। बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए वह यान फेई के करीब गया, उसके बगल में खड़ा रहा और सामने खड़े दुश्मनों से सतर्क रहा। काले मुखौटे वाला आदमी यान फेई के भयानक आभामंडल से डर गया जब वह आसमान से उतरा और फिर लू पिनपिन को अपने हाथों से छीन लिया। शुरुआती घबराहट के बाद उसने प्रतिक्रिया दी और महसूस किया कि यान फेई तो बस आसमान में किसी हवाई जहाज से कूद गया था, डरने की कोई बात नहीं थी। अपने दोनों साथियों को अजीबोगरीब भावों से उसे देखते देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और लगा कि उसका चेहरा उतर गया है। उसने एक बार खांसते हुए कहा, यान फेई, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। मैं औरतों को कभी नहीं मारता, इसलिए मैंने तुम्हारी औरत तुम्हें लौटा दी। लेकिन तुमने हमारे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को मार डाला है, इसलिए तुम्हारा लौटना एक जाल में फंसने जैसा है, तुम तो मर ही जाओगी। लू पिनपिन के चेहरे पर घावों को देखकर यान फेई को दर्द हुआ और वह ठंडा पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, काले कपड़े पहने निंजा ने अचानक ठंडी सांस ली और कहा, यान फेई, तुमने हमारे परिवार के 2 सदस्यों को भी मार डाला है, इसलिए आज हमें तुम्हें मारना होगा, तुम्हारे भाग्य से कोई बच नहीं सकता। स्वर्ग से उतरने के बाद यान फेई बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन काले कपड़े वाले आदमी से लू पिनपिन को वापस लेने के बाद उसका रौब-दाब काफी कम हो गया। नतीजतन काले कपड़े वाले आदमी और निंजा दोनों का मानना था कि यान फेई के भयानक उतार चढ़ाव उसके स्वर्ग से उतरने के कारण थे और लू पिनपिन को वापस लाना बस एक अप्रत्याशित घटना थी। उन्हें नहीं लगता था कि यान फेई कोई खास ताकतवर है। दोनों को लगता था कि वे यान फेई को संभाल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इतने साहसिक बयान दिए। यान फेई ने काले कपड़े पहने निंजा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पहनावे को देखकर और तुम्हारे लहजे और बोलने के तरीके को देखकर लगता है कि तुम पूर्व में किसी द्वीप देश से होगे, है ना?
मैंने तुम्हारे परिवार को कब नाराज किया कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो? freewebnovel.com। काले कपड़े पहने निंजा ने तुरंत जापानी भाषा में कहा, यानफेई, क्या तुमने हमारे परिवार के सदस्य जुबेई यामामोटो और उसके साथ चीन में प्रशिक्षण लेने आए एक अन्य जूनियर को मार डाला? यानफेई को तुरंत उस द्वीप राष्ट्र के निंजुत्सु विशेषज्ञ की याद आ गई, जिसे उसने शंघाई के गोदी में ड्रोन से मार डाला था। वह हैरान था क्योंकि मारते समय उसने कोई खामी नहीं दिखाई थी, तो फिर यामामोटो परिवार उसे क्यों ढूंढेगा? इस समय यान फेई को इन तथाकथित महान परिवारों की धमकियों की कोई परवाह नहीं थी और वह ये सोचना भी नहीं चाहता था कि उसकी पहचान क्यों उजागर हुई। हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि खुलेआम हत्या की बात स्वीकार कर ले, इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने गंभीर चेहरे से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने बहुत सारे मवेशियों को मारा है, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। काले कपड़े पहने निंजा गुस्से में था और हमला करने वाला था, लेकिन काले मुखौटे वाले व्यक्ति ने उसे रोक दिया और यान फेई से कहा, यान फेई, क्या तुमने कभी दो लोगों को मारा है, एक का नाम जियाओ कोंग और दूसरे का जियाओ लोंग? यान फेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैंने कई पशुओं को मारा है, मुझे नहीं पता कि वे दोनों उनमें से हैं या नहीं। काले मुखौटे वाले व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा नियंत्रित किया और कहा, यान फेई, क्या तुमने कभी जियाओ कांग के हाथों से काला गोला लिया था? यान फेई को उस काले गोले के बारे में जरूर पता था, जो उस समय उसके सार्वभौमिक अंतरिक्ष में था। काले गोले के भीतर की रहस्यमयी ऊर्जा ने कई बार मुश्किल हालात में उसकी जान बचाई थी। ऐसा लग रहा था कि जियाओ परिवार भी इसके महत्व को जानता था और आखिरकार उसे ढूंढने आया था। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि जियाओ कांग और जियाओ लोंग कौन है। मैंने उन्हें नहीं मारा, न ही मुझे काले गोले के बारे में कुछ पता है। मैं सिर्फ मवेशियों को मारता हूं जब तक कि तुम्हारे परिवार के जियाओ कांग और जियाओ लोंग मवेशी न हो। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यान फेई, तुम हमारे कबीले का अपमान कर रही हो, तुम मौत चाहती हो। यान फेई ने लू पिनपिन को अपनी बाहों में देखा, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसके भीतर गुस्सा बढ़ गया, जिससे उसका स्वर और भी ठंडा हो गया जब उसने कहा, जब से आपने ड्रीम टॉवर में धावा बोला और मेरे लोगों को घायल किया, तब से आपका एकमात्र भाग्य एक मृतंत है। मेरा आपके कबीले का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। यह आप ही हैं जिनका मैं अपमान कर रहा हूं। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए उस आदमी ने गुस्से में जोर से हंसते हुए कहा, यान फेई, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ हो जो इस दुनिया में अजेय है? तुम हमें भी मारना चाहते हो? तुमने अभी अभी एक इनेट पीक विशेषज्ञ जिन शाओमिंग को मार डाला, बस। उस आदमी को दिखावा करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी। हम में से कोई भी उसे पल भर में मार सकता था। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके उस आदमी ने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, और उसने कहा, यान फेई, अगर हमने सोच समझकर कुछ नहीं किया होता, तो हम इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मार सकते थे? फिर उसने हवा में अपनी उंगलियां चटकाईं और आत्मसंतुष्टि के भाव से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हमारी असली ताकत दिखाऊंगा। बाहर आओ, मेरे भाइयों। यान फेई ने उत्सुकता से इधर उधर देखा, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आई। काले कपड़े पहने, चेहरा ढके हुए आदमी ने रुककर फिर से उंगलियां चटकाईं और चिल्लाया, अभी बाहर नहीं आ रहे, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर भी आसपास कोई हलचल नहीं हुई, तथा चेहरा ढके काले कपड़े पहने व्यक्ति में भ्रम के लक्षण दिखाई दिए, जैसा कि उसके दो साथियों में भी था, उनकी आंखों में उलझन के भाव थे। अचानक नी सानफेग ने बगल से कहा, पहले एक मूर्ख चोर 45वीं मंजिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और गलती से हाई वोल्टेज बिजली की लाइन को छू गया था। अब वह नीचे कंक्रीट की मंजिल पर गिर गया है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अगर यह व्यक्ति आपका भाई है, तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके बुलावे का जवाब दे पाएगा। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके उस आदमी को ये कल्पना करना असंभव लग रहा था कि एक सुपर एक्सपर्ट को हाई वोल्टेज बिजली के तार से कट लग जाएगा, लेकिन चूंकि उसका आदमी अभी तक नहीं आया था, इसलिए हालात वाकई निराशाजनक लग रहे थे। उसने नी सानफेंग को नाराजगी भरी नजरों से देखा और कहा, यान फेई, एक आदमी के बिना भी हम तीनों तुम्हें मार सकते हैं। यान फेई ने अपने सामने खड़े तीनों दुश्मनों को देखा और उन्हें उनसे उठ रहे जोरदार दबाव का एहसास हुआ, वे वाकई इनेट रियल्म पीक पर थे। जिन जियाओमिंग की तुलना में ये तीनों निश्चित रूप से कहीं ज्यादा दुर्जय थे और उन्हें शेखी बघारने का हक भी था। यान फेई की आभा को और कम होते देख, काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए आदमी ने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और कहा,
यान फेई, देखो, तुम्हें मारने के लिए हमने इतिहास के सबसे शक्तिशाली इनेट रियल सुपर एक्सपर्ट समूह को संगठित किया है। इतनी ताकत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या की जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे खिलाफ लड़ पाओगे? तो आज रात तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो, लेकिन खैर। यान फेई के मन में एक विचार आया और उसने कहा, लेकिन क्या? काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए व्यक्ति ने कहा, यदि आप शियाओ कान के हाथों से लिया गया काला गोला वापस करने और ड्रीम टेक्नोलॉजी के 51% शेयर मुझे हस्तांतरित करने को तैयार हैं, तो मैं आपको छोड़ देने पर विचार कर सकता हूं। जापानी निंजा तुरंत बोला, श्री जियाओ, ये हमारी मूल योजना नहीं थी। यान फेई हंसा और बोला, देखो, पता चला कि ये सब ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयरों के लिए था। ये कहना कि तुम अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का बदला लेने आए हो, बस एक बहाना था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे कबीले के मरे हुए सदस्य तुम्हारे गुस्से से जिंदा हो जाएंगे। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके उस व्यक्ति ने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाए। उसने सबसे पहले निंजा को संबोधित करते हुए कहा, श्रीमान यामामोटो, मृतकों को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए जीवितों के बारे में अधिक क्यों नहीं सोचा जाए। यदि हम ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयर प्राप्त कर सकें और अपने वंश के विकास में योगदान दे सकें, तो क्या मरने वालों की मृत्यु सार्थक नहीं होगी? निंजा चुप होने लगे। तभी काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए आदमी ने यान फेई से कहा, यान फेई, मुझे लगता है तुम भी समय की समझ रखने वाले इंसान हो। तुम्हारी ड्रीम टेक्नोलॉजी भले ही ऊपर से शानदार दिखती हो, लेकिन असल में इसने हर तरफ दुश्मन बना लिए हैं, और वे हर जगह हैं। अगर तुम 51% शेयर हमें ट्रांसफर करने को तैयार हो, तो हमारा कबीला तुम्हारा सहारा बनेगा। चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ आए, हम उससे निपटने में तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि तुम पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित कर सको, शायद अभी से भी ज्यादा। इस तरह हमारी दुश्मनी सुलझ जाएगी और तुम सुरक्षित रूप से पैसा कमा सकोगे। क्या ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा नहीं होगा? यान फेई ने अचानक आह भरी और कहा, मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छा पैसा कमाऊंगा और फिर कुछ ऐसे काम करूंगा जिनमें मेरी रुचि हो, ताकि यह जीवन व्यर्थ न जाए। लेकिन इतने सारे बेवकूफ क्यों हैं जो खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और मौत की तलाश में रहते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लालच की वजह से मेरे पास तुम सबको मारने के अलावा कोई चारा नहीं है? ऐसा करने से कभी कभी मुझे भी असहजता महसूस होती है और शायद मुझे बुरे सपने भी आएं, जिससे मेरी नींद की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, यान फेई, ऐसा लगता है कि आप हमारी दुश्मनी को हल करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। यान फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे नफरत को खत्म करना पसंद है, लेकिन मेरा तरीका काफी अलग है। मेरा तरीका अपने सभी दुश्मनों को मार डालना है। उस स्थिति में नफरत नहीं रहेगी और कोई भी मुझसे परेशानी मोल लेने नहीं आएगा। यान फेई और नी सानफेन को देखकर चेहरा ढके काले कपड़े पहने आदमी और उसके दो साथी जोर से हंस पड़े। उन सबको लगा कि यान फेई पागल हो गया है जो एक साथ 3 महारथियों से मुकाबला करना चाहता है। अगर वे नी सानफेन को व्यस्त रखने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति का इस्तेमाल करें, तो बाकी दो आसानी से यान फेई से निपट सकते हैं और उसे खत्म करने में 10 चालों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यान फेई ने लू पिनपिन को अपनी बाहों में भर लिया, उसे अधिक आराम से लिटा दिया और उसने उदासीनता से कहा, मैंने एक बार एक लड़ाई में जिन शियाओमिंग को तुरंत मार डाला था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भी ऐसा कर सकती हो? जापान से आए निंजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, हम में से हर कोई जिन शियाओमिंग को तुरंत मार सकता है, इसलिए इस तरह की उपलब्धि का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यान फेई ने आगे कहा, मेरा एक सहपाठी है जो बहुत होशियार है। पेशेवर परीक्षण के बाद पता चला कि उसका आईक्यू आश्चर्यजनक रूप से 260 तक पहुंच गया है। क्या आपको लगता है कि वह प्रभावशाली है? काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी को यह समझ में नहीं आया कि यान फेई का क्या मतलब था, लेकिन 260 आईक्यू वाले इंसान के बारे में सोचने पर वह अवचेतन रूप से यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह प्रभावशाली था और उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ये व्यक्ति वास्तव में उल्लेखनीय है, इतिहास में उच्च आईक्यू वाले लोगों जितना बुद्धिमान है। यान फेई ने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि वह उन ऐतिहासिक हस्तियों से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? उत्सुकतावश नकाबपोश व्यक्ति ने पूछा, यदि हर किसी का आईक्यू 260 है, तो वह अधिक प्रभावशाली क्यों होगा? यान फेई ने बताया, आईक्यू टेस्ट में 260 का उच्चतम स्कोर इतिहास में सबसे अधिक आईक्यू वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया था, क्योंकि किसी ने भी 260 के आईक्यू को पार नहीं किया है, जिससे ये टेस्ट की ऊपरी सीमा बन गई है।
नकाबपोश व्यक्ति के हाव भाव बदल गए और उसने संकोचपूर्वक कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मित्र का IQ 260 से ऊपर है? आपने जिन शाओमिंग को इसलिए मार डाला क्योंकि जिन शाओमिंग बहुत कमजोर है और आपकी असली ताकत को चुनौती देने में पूरी तरह से विफल रही। यान फेई ने उपहास करते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें मामला समझ आ ही गया। हालांकि ये साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी ताकत खुद दिखाने दूंगा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही यान फेई से एक भयानक आसमान छूती आभा अचानक फूट पड़ी। हालांकि यह प्रभावशाली उपस्थिति उसके दुश्मनों के लिए थी, लू पिंगपिंग ने उसकी बाहों में यान फेई के अपार आत्मविश्वास को महसूस किया। लू पिंगपिंग कुछ मोहित हो गई, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने संघर्ष किया और कहा, फेई, मुझे नीचे उतार दो ताकि तुम उनसे ठीक से निपट सको। यान फेई ने लू पिंगपिंग को और भी कसकर पकड़ लिया और कहा, पिंगपिंग, ये लोग बिना किसी कारण के कंपनी की इमारत में घुस आए और तुम्हारे चेहरे को घायल कर दिया, इसलिए उनके कृत्य अक्षम्य हैं। मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए उन सभी को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकाल दूंगा। यान फेई का अद्भुत आत्मविश्वास देखकर लू पिंगपिंग को अनजाने में ही यकीन हो गया कि वह ये काम जरूर पूरा कर लेगा। उसने अब उसे मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि यान फेई को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। नकाबपोश और उनके दो साथी थोड़े गंभीर लग रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे यान फेई के रूप रंग से धोखा खा गए थे। यान फेई के पास अपने शरीर के भीतर आभा की तीव्रता को नियंत्रित करने का एक अनोखा तरीका जरूर होगा, जिससे लोग उसकी ताकत का गलत आकलन कर सकते हैं और गलत धारणाएं बना सकते हैं। अब जब यान फेई पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था, तो उन्हें उसकी शक्ति की भयावहता का तुरंत एहसास हो गया। एक हाथ से लू पिंगपिंग को गोद में लिए और दूसरे हाथ से जापान से आए निंजा की ओर इशारा करते हुए यान फेई ने कहा, तुम जापान के यामामोटो परिवार से हो और ऐसा लगता है कि पिंगपिंग के चेहरे पर चोट तुम्हारी वजह से लगी है। इसलिए मैं पहले तुमसे निपटूंगा और फिर जापान जाकर तुम्हारे परिवार को परेशान करूंगा। जापानी निंजा तुरंत और सतर्क हो गया। उसने अपना बेत का चाकू निकाला और पूरी ताकत से अपना बचाव करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने यान फेई की आकृति टिमटिमाती देखी और यान फेई की परछाइयां जगह जगह भर गईं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया। स्थिति गंभीर होने का एहसास होने पर निंजा ने तेजी से एक धुएं का ग्रेनेड फेंका, फिर धुएं का एक विस्फोट हुआ और वह गायब हो गया। यान फेई की सारी परछाइयां अचानक एक हो गईं और वहीं प्रकट हुईं जहां निंजा अभी अभी खड़ा था। यान फेई एक धमाकेदार दिल पकड़े हुए दिखाई दिया जो अभी भी धड़क रहा था। धीरे धीरे हवा का रुख बदला और निंजा फिर प्रकट हुआ। हालांकि उसकी हालत गंभीर थी, उसकी छाती में इतना बड़ा छेद था कि उसके पीछे की दीवार दिखाई दे रही थी। यान फेई ने किसी अज्ञात समय पर निंजा का हृदय निकाल लिया था और एक घातक प्रहार किया था। उसने हृदय को कुचलकर चूर चूर कर दिया था। यामामोटो परिवार के निंजा में अद्भुत निंजुत्सु क्षमताएं थीं, लेकिन यान फेई द्वारा उनका हृदय नष्ट करने से पहले उन्हें उनका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला था। एक अदम्य शक्ति संपन्न जन्मजात विशेषज्ञ होने के बावजूद हृदय के बिना कोई व्यक्ति तुरंत नहीं मरता। अपनी सारी शक्ति खोकर यामामोटो परिवार का ये निंजा जमीन पर गिर पड़ा। उसका बेत का चाकू एक तरफ फेंक दिया गया, उसकी निगाहें शून्य हो गईं, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया। वह यामामोटो परिवार का एक महारथी था, जापान में उसका बहुत सम्मान था। चीन के शंघाई में उसकी यात्रा का उद्देश्य जुबे यामामोटो और परिवार के एक छोटे सदस्य पर चल रहे मुकदमों का बदला लेना था। इस कार्य को पूरा करने के प्रति आश्वस्त, वह ये नहीं सोच सकता था कि यान फेई द्वारा उसे तुरंत मार दिया जाएगा, जिससे उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी। यान फेई ने अचानक एक चाल चली और यामामोटो परिवार के उस काले निंजा आदमी को तुरंत मार गिराया। लू पिंगपिंग, जो यान फेई की बाहों में थी, को पहले तो अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई, और जब तक उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने देखा कि यान फेई उस काले निंजा आदमी का दिल कुचल रही है। दृश्य कुछ हद तक खून से सना हुआ देखकर उसने अपना चेहरा यान फेई की छाती में छिपा लिया और फिर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यान फेई के हाथ खून और मांस से सने हुए थे। उसने उसकी मांसपेशियों को तेजी से हिलते हुए देखा, अविश्वसनीय रूप से मांस और खून को, जो पहले दिल हुआ करता था, झटकते हुए उसकी हथेलियों को फिर से साफ कर दिया। शरीर को साफ करने का ये तरीका यान फेई को वांग योंग ने सिखाया था और यह पानी से धोने से भी ज्यादा साफ और कारगर था। काले नकाब वाला आदमी और उसका साथी यान फेई की बिजली जैसी तेज हरकतों से चौंक गए। उनमें से यामामोटो परिवार के निंजा ताकत में सबसे कमजोर थे, लेकिन उनकी क्षमताओं का अंतर बहुत कम था और उनके लिए किसी निंजा को हराना आसान नहीं होता।
फिर भी पूरी तरह सतर्क होने के बावजूद निंजा यान फेई की चाल से तुरंत मारा गया और उन्हें उसे बचाने का समय भी नहीं मिला, जबकि यान फेई के साथ एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति था जिसे कुंग फू का जरा भी ज्ञान नहीं था। यही वह क्षण था जब काले मुखौटे वाले व्यक्ति को यान फेई की कही बात समझ में आने लगी। यान फेई ने जिन की कमजोर ताकत की वजह से जिन शाओमिंग को तुरंत मार गिराया था, और काले नकाबपोश निंजा जो जिन शाओमिंग को तुरंत मार सकता था, उसे यान फेई ने जिन के स्तर का एक बिल्कुल कमजोर व्यक्ति समझा और उसके हाथों उसी तरह तुरंत मौत का सामना करना पड़ा। तो यान फेई की ताकत कितनी थी? उसकी ऊपरी सीमा क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि यान फेई पहले से ही एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान फेई एक भगवान स्तर का विशेषज्ञ था या नहीं। काले मुखौटे वाले व्यक्ति और उसके साथी के पास आज रात जीतने का कोई मौका नहीं था, जो कि उनके पहले के साहस के विपरीत था जब वे निकले थे। यान फेई ने एक शक्तिशाली दुश्मन को मार गिराया था और मुस्कुराते हुए काले कपड़े पहने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने अभी अभी पिन की छाती पर एक नजर डाली है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। काले नकाबपोश आदमी चौंक गया, उसे तुरंत मौत का खतरा महसूस हुआ। यान फेई आसानी से कोई भी बहाना ढूंढ सकता था, चाहे वह कितना भी बेतुका क्यों न हो। उसने और काले नकाब वाले आदमी ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक चिल्लाया और पलट गया। दोनों अलग अलग दिशाओं से ड्रीम टॉवर से कूद पड़े। दोनों आदमियों को भागते देख यान फेई ने ठंडी हंसी, एक स्वस्थ कदम बढ़ाया और लू पिन को पकड़े हुए ड्रीम टॉवर से छलांग लगा दी। उसके बगल में खड़ा नी सानफेंग चौंक गया और जल्दी से दीवार की ओर दौड़ा और नीचे की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। काले कपड़े पहने आदमी ने यान फेई का आतंक देखा और यान फेई से जानलेवा खतरा महसूस किया, इसलिए वह बुरी तरह डर गया और उसके पास बचने के लिए इमारत से कूदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जैसे ही वह तेजी से हवा में नीचे उतरा, उसे ऊपर एक काली परछाई दिखाई दी। यान फेई भी नीचे कूद गया था। वह बहुत हैरान हुआ और उसने ड्रीम टॉवर की दीवार पर अपनी हथेली जोर से मारी और तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सहज रूप से यान फेई से जितना हो सके दूर जाना चाहता था। यान फेई ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके ड्रीम टॉवर की दीवार को अपने पैरों से छुआ और अचानक नीचे उतरने की गति बढ़ा दी और तेजी से काले कपड़े वाले आदमी के पास पहुंच गया। जैसे ही यान फेई उसके पास पहुंचने वाला था, काले कपड़े वाला आदमी हवा में ही पलटकर यान फेई के सामने आ गया। तभी काले कपड़े वाले आदमी की कलाई फिरकी और ठंडी रोशनी के 3 बिंदु प्रकट हुए, जो पिन आकार में यान फेई के सिर की ओर उड़ रहे थे। यान फेई की नजरें तेज थीं और उसने देखा कि आती हुई ठंडी रोशनी असल में 3 छोटे उड़ते हुए चाकू थे। काले कपड़े वाला आदमी जन्मजात विशेषज्ञ बनने से पहले छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर था, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा होने के कारण अब वह शायद ही कभी छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था। फिर भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वह इस मिशन के लिए 3 उड़ने वाले चाकू साथ लाया था। यान फेई को अपनी ओर आते देख उसने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता चला दिया ताकि चाकुओं से यान फेई को घायल कर सके। जब यान फेई ने जियांगू में शुरुआत की थी तो उसकी ताकत बहुत कमजोर थी और वह भी स्टील बॉल जैसे छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था। लेकिन कुंग फू में पारंगत होने के बाद उसने शायद ही कभी छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया हो, और अब अप्रत्याशित रूप से उसका सामना एक छिपे हुए हथियार विशेषज्ञ से हो रहा था। एक सुपर एक्सपर्ट द्वारा फेंके गए 3 उड़ते हुए चाकू किसी बड़े कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल की गोलियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि जैसे ही उड़ते हुए चाकू पास आए, यान फेई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और तीनों चाकू उसे लगने से ठीक पहले गायब हो गए। काले कपड़े वाला आदमी स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके उड़ते हुए चाकू कहाँ चले गए। फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने देखा कि 3 उड़ते हुए चाकू यान फेई के सामने फिर से प्रकट हो गए हैं। लेकिन अब चाकू बिजली की गति से हिलना बंद कर चुके थे और गतिहीन थे और उनके ब्लेड उसकी ओर थे। यान फेई ने अपनी उंगलियां हिलाईं और तीनों उड़ते हुए चाकू और भी तेज गति से वापस उड़कर काले कपड़े वाले आदमी पर निशाना साध रहे थे। काले कपड़े पहने आदमी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान फेई अपने फेंके हुए चाकुओं को खुद पर कैसे पलट सकता है। हालांकि वह छिपे हुए हथियारों का भी माहिर था, इसलिए यान फेई द्वारा फेंके गए तीनों चाकुओं से उसे कोई खतरा नहीं था। उसने हवा में कई कलाबाजी की और तीनों चाकुओं को चकमा दे दिया। लेकिन इस देरी ने ऊपर खड़े यान फेई को पकड़ लिया। यान फेई ने अपनी हथेली से काले कपड़े वाले आदमी के सिर पर जोरदार तमाचा मारा। काले कपड़े वाले आदमी की चीख निकल गई क्योंकि उसका सिर पके तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया और वह तुरंत ही क्षत विक्षत हो गया।
काले कपड़े वाला आदमी एक जन्मजात विशेषज्ञ था जिसकी जीवन शक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन सिर के नष्ट होते ही वह तुरंत पूरी तरह से मर गया। यान फेई ने काले कपड़े वाले आदमी को मारने के बाद एक तरफ मुड़कर एक हाथ से इमारत की खिड़की पकड़ ली और फिर इमारत के किनारे लटक गया। इस बीच यान फेई द्वारा मारे गए काले कपड़े वाले आदमी की लाश लगातार गिरती रही, नीचे ठोस कंक्रीट की जमीन पर एक धमाके की आवाज के साथ गिरकर मांस के ढेर में बदल गई।